अगर आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको न केवल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को समझाऊंगा बल्कि बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर अप करूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और एक बात आप याद रखिएगा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ना केवल आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बल्कि ये आपके एग्जाम जैसे एलटी ग्रेड, जीआईसी, यूपी टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी और डी ट्रिपल एसपी टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ आपके एनबीएस केवीएस में भी पूछे जाते हैं और उन एग्जाम की दृष्टि से भी ये आपका टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखते हैं क्या है हमारा पहला टॉपिक। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और याद रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से निकलकर आता है। और जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कुछ इस प्रकार से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हम इसको ड्राइव करते हैं, चीजें कुछ एलिमिनेट करते हैं, तो हमको मिलता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो क्या होता है, एक्चुअली हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही आज का मेन टॉपिक है। हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री को अगले वीडियो में कवर अप करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन के रूप में आप इसको लीजिएगा। तो हमारा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को मैं शॉर्ट में एस टी से लिख देता हूं। ठीक है, क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है और कुछ एक जगह पर आपको ये सेम फार्मूला जो है कुछ इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है कि बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों ही नोटेशन आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है और सारा का सारा इसी एक इक्वेशन पर बेस्ड पूरा का पूरा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है, ये किन रेखाओं को प्रदर्शित करती है, कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करती है, वो समझते हैं। ठीक है ना, तो मैं लिखूंगा कि दिस लाइन रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, इतना बड़ा लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आप उसको लिख लीजिएगा। एसटी का मतलब स्ट्रेट लाइन है। और कौन कौन सी स्ट्रेट लाइन, भाई आपको मैं साफ साफ एक बार में बता देना चाहता हूं कि ये उन सारी रेखाओं में से सिर्फ दो रेखाओं को प्रदर्शित करेगा एक बार में, जो आपकी ओरिजिन से पास हो रही होंगी। ठीक है, अब ओरिजिन से पास होने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकता है। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके ओरिजिन केंद्र जो सेंटर है, जो ओरिजिन है, उससे बहुत सारी रेखाएं पास हो सकती हैं, गुजर सकती हैं। तो क्या ये जो इक्वेशन है एक बार में उन सभी को प्रदर्शित कर देगा? ना जी, वो बहुत सारी रेखाओं में से कोई सी दो को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब कोई भी जो आपका लाइन है y इज इक्वल टू mx फॉर्म में, उसको भी ये प्रदर्शित करेगा, लेकिन एक बार में सिर्फ दो रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। मतलब इसमें कहीं ना कहीं आप देखो कि मेरी दो रेखाएं छुपी हुई हैं। और मैं बात करूं अगर दो रेखाओं की, तो रेखाओं में आप एक बात जानते हैं कि भाई हर एक रेखा में अपनी एक स्लोप होती है, प्रवणता होती है। और स्लोप को हिंदी में क्या कहा जाता है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, ये दो मेरे पास लाइन के इक्वेशन है जो कि आपके ओरिजिन से पास हो रही हैं, जिनके स्लोप m1 एंड m2 हैं। ठीक है, प्रवणताएं m1 और m2 है। अब एक चीज यहां से आप नोट करेंगे, वो क्या, एक रिलेशन रहता है जो आपसे पूछा जाता है, कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर ये लाइन जो है दो स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x को प्रदर्शित कर रही होती है, तो इनकी प्रवणताओं के बीच में एक संबंध होता है, इनकी स्लोप्स के बीच में एक रिलेशन होता है। और रिलेशन क्या होता है कि m1 प्लस m2 की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है किस चीज की, माइनस का 2h अपॉन b। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे आया, आपको एक बात पता होगी कि हम पढ़ते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या कहा करते थे कि जो हमारा सम ऑफ
रूट्स हुआ करता था, सम ऑफ रूट हुआ करता था, किसके इक्वल हुआ करता था, माइनस का v अपॉन ए। अब ये a क्यों आया था, क्योंकि हम हमेशा ही डिवाइड किया करते थे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर मैं कहूं कि मेरा जो इक्वेशन जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है उस वेरिएबल के स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड किया करते थे। मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, चीजें ऊपर चली जाएंगी अदरवाइज, ठीक है। फिर से बताता हूं मैं कि सम ऑफ रूट से हम निकाला करते थे कि माइनस का बी अपॉन ए। ए क्या था भाई, ए उस वेरिएबल के स्क्वायर का कोफिशिएंट था, ठीक है, जिसमें मेरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक था। अब आप यहां पर देखो मेरा केस क्या है भाई, या तो क्वाड्रेटिक ही क्वाड्रेटिक है, यहाँ तो एक्स में भी क्वाड्रेटिक है, यहाँ तो वाई में भी क्वाड्रेटिक है। अब क्या करोगे, ठीक है। अब ये इक्वेशन एक्स और वाई दोनों ही वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है, डुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अब क्या करोगे, तो मैं आपको बता दूं, जब आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को के जैसे इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या फिर बोल रहे होंगे, तो याद रखिएगा कि हम मान के चलते हैं कि ये इक्वेशन जो है y में क्वाड्रेटिक है, तभी मैंने आपको ये इक्वेशन लिखाया, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, एज ए कांस्टेंट जैसे ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 2h अपॉन b, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते थे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रूट्स क्या हुआ करती थी, ठीक है, ऑफ रूट्स क्या हुआ करती थी, वो हुआ करती थी आपका c अपॉन a, ठीक है। तो यहां से मैं एक चीज और निकालता हूं कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन b, ठीक है। हमको एक्स स्क्वायर थोड़ी देर के लिए साइड लाइन कर लेना है, क्यों, क्योंकि भाई हमने माना कि हमारा जो इक्वेशन था वो हमारा सिर्फ और सिर्फ y में क्वाड्रेटिक था। तो हमारा एक रिलेशन निकल के आता है कि m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है ना, a अपॉन b। एक रिलेशन आप इसको याद करेंगे, एक रिलेशन आप इसको याद करेंगे। याद रखना, पहले x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ करती थी तो हम क्या करते थे कि x के रूट के मल्टीप्लाई या x के रूट का सम लिया करते थे। यहाँ पर मेरा इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो दो स्लोप्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो रूट्स मतलब यहाँ पर मेरे स्लोप्स होंगे, प्रवृत्ताएं होंगी m1 और m2। आई थिंक आपको इतनी सी बात एक्सप्लेन करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। चलिए अब चलते हैं इसमें कि हमारा जो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये जो लाइन को बेशक रिप्रेजेंट कर रहा है, पर उनका नेचर क्या होगा, जो लाइन रिप्रेजेंट की गई है उनका नेचर क्या होगा, नेचर जानते हैं। और नेचर जानने के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि भाई नेचर जो है वो आप तीन टाइप से निकाल सकते हैं। वो क्या, आपने देखा मेरा इक्वेशन क्या था, मैं हर एक पेज पे आपका इक्वेशन लिखते हुआ चलूंगा जिससे आपको इक्वेशन इस वीडियो के अंदर याद हो जाए, रिवाइज करने की किसी प्रकार की कोई जरूरत ना पड़े। तो इक्वेशन इस प्रकार से लिखा हुआ होगा कि बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप हमेशा लिखते हुए चले और याद रखना ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं बात करता हूं किस चीज की, नेचर ऑफ लाइन, ठीक है। मैं बात करता हूं किस चीज की, नेचर ऑफ लाइंस कैसा है, ठीक है, नेचर की मैं बात करता हूं। नेचर मतलब क्या होता है कि नेचर मतलब प्रकृति, लाइंस मेरी कैसी होंगी वो मैं देखता हूं, ठीक है। तो इसके आपके तीन केस बनते हैं। पहला क्या है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, सारा का सारा आपका एच स्क्वायर ए बी पर डिपेंड करता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तीसरा फिर से आप लिख लीजिए एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब ये मैंने आपको तीन अलग अलग जगह क्यों लिखा है, वो मैंने इसलिए लिखा है, जैसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को पढ़ा करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैं आपको कोरिलेट करते हुए चलूंगा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। हमारा इक्वेशन हुआ करता था कुछ इस प्रकार से कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते थे कि डिस्क्रिमिनेंट डी निकाला करते थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मेरा ये ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कहते थे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, मतलब वास्तविक और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। अगर ये लेस देन 0 हुआ करता था तो कहते थे कि ये इमेजिनरी काल्पनिक। भाई अगर हम इस इक्वल टू 0 लिख दिया करते थे तो कहते थे क्या कि भाई रियल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, साथ ही साथ कैसी करेगा, समान होंगे। रूट्स के केस में बात करता था कि रूट्स कैसे थे कि समान और इक्वल रूट होंगे, बराबर रूट होंगे, ठीक है।
रियल और समान रूट होंगे। पहले केस में क्या थे कि रियल तो होंगे वास्तविक बट भिन्न भिन्न होंगे, यहाँ पर क्या था काल्पनिक होंगे, यहाँ पर क्या था कि वास्तविक और समान होंगे। तो कुछ इस प्रकार से केसेस हमारे यहाँ पर भी बनते हैं। वो ये हैं कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन जीरो आती है, इज इक्वल टू जीरो आती है और लेस देन जीरो आती है, तो मेरी जो लाइंस रिप्रेजेंट की गई हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई के द्वारा, उनका नेचर कुछ इस प्रकार से रहेगा कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज क्या होगा लाइंस। ठीक है, आप याद रखिएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि भाई आपकी वास्तविक एवं भिन्न, ठीक है ना, अलग अलग रेखाओं को ये प्रदर्शित कर रही होगी। ठीक है, और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है, तब मैं कहूंगा क्या कि भाई मेरी रियल तो रहेंगी लेकिन कैसी इक्वेशन होंगी भाई, मेरी सेम लाइंस होंगी। ठीक है, मतलब वास्तविक तो होंगी लेकिन कैसी होंगी, वास्तविक के साथ साथ आपकी समान भी होंगी। ठीक है ना, वास्तविक और समान होंगी, याद रखिएगा। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन जीरो है, तो भाई सेम केस है कि भाई मेरी रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं मेरी काल्पनिक होंगी। ठीक है, तो रेखाएं मेरी कैसी होंगी, काल्पनिक होंगी। जैसा कि हम d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर के अकॉर्डिंग कहा करते थे कि मेरे रूट्स कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे इमेजिनरी लिख देता हूं, मतलब इमेजिनरी लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब काल्पनिक रेखाओं को रिप्रेजेंट करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना, एक्चुअली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश के वर्ड यूज किया करो, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड यूज करने से एक फायदा रहता है कि ये आप ना तो देवनागरी में लिखे जाते हैं और ना तो आप हिंदी में लिख सकते हो। इंग्लिश मतलब इंग्लिश, और कभी कभार चीजें ऐसी होती हैं कि हिंदी के शब्द को देवनागरी में लिखकर आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। आपको अर्थ हिंदी में पता होता है लेकिन वो देवनागरी में लिख देते हैं, फिर आपको दिक्कतें हो जाती हैं। और इंग्लिश यूनिक है, एक जैसी रहती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदी छोड़ दो, हिंदी हमारी सबकी एक है, मेन है। ठीक है, तो हिंदी तो बेस है लेकिन एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आनी चाहिए। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट, नेचर हो गया। अब मैं बात करता हूं किस चीज की, एंगल की। जो मेरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या था मेरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है मैं आपको सही सही लिखा देता हूं, बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये मेरा स्ट्रेट लाइन का था या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था। ये मेरी दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था कि y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। तो मेरी जो दो इक्वेशंस हैं उनके बीच का कोण कितना होगा, एंगल कितना होगा, वो मुझे पता करना है। ठीक है, तो मैं अब यहां से फाइंड आउट करता हूं एंगल बिटवीन द लाइन। ठीक है, एंगल बिटवीन लाइन, ठीक है, एंगल बिटवीन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है ना, अब जो इक्वेशन है उसके द्वारा दो रेखाएं प्रदर्शित की गई हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उन रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा, एंगल कितना फॉर्म हो रहा होगा। तो मैं कह देता हूं कि भाई उनके बीच का कोण थीटा है। तो याद रखना एक फार्मूला आप यहां से कि मेरा जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा होगा किसके इक्वल होगा, टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी एंड इज डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ए क्या है, ए मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी मेरा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है और एच मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का आधा है। ठीक है, 2h है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, तो मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का आधा, तो आपका सिंपल h रह जाएगा। याद रखना चीजें। अब जब आपको दो रेखाओं के बीच का कोण पता चल गया, तो क्या आप ये पता नहीं लगा सकते हो कि वो रेखाएं मेरी कब कब पैरेलल रही होंगी, कब कब समांतर रही होंगी, कब मेरी परपेंडिकुलर या लंबवत रही होंगी। तो वो केसेस भी हम देख ही लेते हैं। तो यहां से मेरे दो केसेस और निकल के आते हैं, वो क्या है कि दो रेखाएं आपकी क्या है, टू लाइन्स,
याद रखना लाइंस का मतलब है कि भाई कुल मिला के मैं बात सिर्फ उन लाइंस की कर रहा हूं जो लाइन मेरी इस रेखा के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है। इसके अलावा मैं किसी और चीज की बात नहीं करूंगा। तो अगर मैं मेंशन नहीं करूं कि इस रेखा के द्वारा प्रदर्शित की गई है, तब भी वो अंडरस्टूड है कि भाई इसी के द्वारा प्रदर्शित की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल, ठीक है ना। मतलब आपकी दो रेखाएं कब आपकी समांतर कहलाएंगी, वो एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि टू लाइंस और दो रेखाएं आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। मतलब लंबवत कब होंगी आपकी रेखाएं, ठीक है, वो आपको कंडीशन पता होना चाहिए। ये तो मैंने आपका दो रेखाओं के बीच का कोण निकाला था, ठीक है। अब आपको एक चीज देखो, लंबवत का मतलब क्या होता है, समांतर का मतलब क्या होता है। चीजें ऐसी समझा दूंगा, ऐसी रिलेट करके समझाऊंगा, भूलोगे नहीं दोबारा, ठीक है। पैरेलल मतलब दो चीजें पैरेलल हैं, उनके बीच का कोण कितना है, जीरो। अगर मैं थीटा की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। थीटा की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, आपने टेन थीटा की वैल्यू जैसे ही थीटा की जगह जीरो पुट किया, टेन थीटा में टेन जीरो हो जाता है जीरो, और जीरो की मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या यहाँ से, कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, तब मैं कहूंगा कि जो मेरी रेखाएं हैं, जो मेरी बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर के द्वारा प्रदर्शित की जा रही थी, वो रेखाएं मेरी दोनों की दोनों पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। तो कुछ जगह आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के इक्वल हो। तो भाई आपको जो भी लिखा हुआ मिल जाए समझ जाइएगा, मैं आपको चीजें समझा चुका हूं, क्यों मैं आपको चीजें समझाने में भरोसा रखता हूं, ना कि रटाने में। लिख तो कोई भी कुछ भी सकता है, चीजें इधर की उधर करके लिख सकता है, अगर कॉन्सेप्ट पता है, चीजें समझी हुई हैं, तो आप भटकोगे नहीं। अगर अदरवाइज आपने अगर एक चीज याद कर ली, उसको कभी समझा ही नहीं, तो अगर उसका फॉर्म चेंज करके दिया तो आपको लगेगा कि यार कुछ नया है, तो नई जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किस चीज की, अब हम बात करते हैं कि दो रेखाएं आपकी लंबवत कब होंगी, उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी शर्तें क्या होंगी, वो देखते हैं, ठीक है। टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ मैं आपको बताता हूं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है थीटा की वैल्यू होगी मेरी 90 डिग्री। अब जैसे ही मैं 10 में 90 पुट कर दूं, तो आप जानते हैं कि 10 90 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है कि 1/0, दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो होती है, तो मैंने इन्फिनिटी को क्या किया, 1/0 पुट किया, उसकी बजाय एक है कि मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। दैट इज मैं लिख सकता हूं क्या, टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी एंड इज डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो मेरा बंद से हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा जीरो के, तो मुझे मिलेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी, आपकी कंडीशन क्या होती है, यहाँ से होती है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। याद रखना, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब सिर्फ ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो मत याद रख लीजिएगा, आप इसको याद रखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के, जीरो के, ठीक है। द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। याद रखिएगा, मतलब क्या हुआ कि आपके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो गुणांक हैं, उनका योग मेरा जीरो होता है। अगर जीरो है तो मैं कहूंगा कि मेरी रेखाएं, जो आपकी जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या रेखा युग्म से प्रदर्शित की जा रही थी, वो मेरी कैसी होंगी, लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। आई थिंक आपको बात मेरी समझ में आई होगी, ठीक है। तो आपको मैं आधे से ज्यादा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में समझा चुका हूं, और याद रखना मेरी हर एक बात, हर एक शर्त, हर एक कंडीशन लिखाई हुई, हर एक फॉर्मूला अपने आप में यूनिक और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके यहां से ही बनते हैं, इससे बाहर चीजें नहीं जाती हैं, ठीक है। मुझे भी आपके 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है आपके टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन में, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर चीजें बता रहा हूं कि चीजें आपकी इससे बाहर नहीं जाती हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, क्या है हमारा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, वो क्या है कि भाई एक चीज आपने हिंदी में पढ़ी होगी कि कोणार्धक युग्म का समीकरण क्या होता है, ठीक है। क्या चीज, मैं आपको हिंदी में लिखा के देता हूं कि कोण अर्धक युग्म का समीकरण क्या होता है,
ठीक है, कोण अर्धक युग्म का समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के बाद जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल के आता है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके कोणर्धक युग्म का समीकरण क्या होगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ लाइन इज। ठीक है, जो रेखाओं के बीच के कोण को आधा करती है, तो ऐसे इक्वेशन, ऐसे लाइन के इक्वेशन क्या होगा वो आपको पता करनी है। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ लाइन दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपसे हिंदी में बात करता हूं तो कोण अर्धक युग्म का समीकरण पूछ रहे हैं। तो याद रखना, जो हमारा कोण अर्धक युग्म का समीकरण है या एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो इक्वेशन हमारा होता है कि एक्स स्क्वायर लिखो माइनस वाई स्क्वायर लिखो, डिवाइड कर दो किस चीज से, एक्स वाई से। अरे भाई आपकी पूरी इक्वेशन में इसके अलावा कुछ है, एक जगह एक्स स्क्वायर है, एक जगह वाई स्क्वायर है और एक जगह एक्स वाई है। ये तीन चीजें हैं पूरी इक्वेशन में, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है। इतना क्लियर हुआ ना। आप एक काम करो, इन तीनों को कुछ इस हिसाब से लिख लो और आरएचएस में लिखो क्या कि इसके कोफिशिएंट लिखो, क्या चीज है ए, माइनस माइनस हो गए, इसका कोफिशिएंट लिखो क्या है मेरा बी। ठीक है, एंड इज डिवाइडेड बाय। ठीक है ना, तो आप एक चीज देखो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं आप वैसे समझ लो, उसके अकॉर्डिंग आप समझोगे चीजें लंबे समय तक याद बनी रहेंगी। वरना अगर सिर्फ फार्मूला याद करोगे तो भूल जाओगे। चीजों को एक दूसरे से कोरिलेट करना सीखो। अगर आप कोरिलेट कर पाते हैं चीजें तो फिर चीजें बहुत समय तक याद रहती हैं, वरना आज याद किया एक आध हफ्ते बाद आप भूल जाओगे। ये होती है रटन विद्या। तो हमें रटना नहीं है, हम मैथमेटिशियंस हैं, हमको रटना नहीं है, हमारा थ्योरी से काम नहीं चलता, हमको चीजें समझनी पड़ती हैं। तो आप समझो चीजें आती क्यों है, कहां से आती है, कैसे आती है, ये शब्द लगाओ, क्यों, कहां, कैसे, कब, कितना। ठीक है, तो ये है हम लोगों की पहचान, हम मैथमेटिशियंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका एच। ठीक है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई के आधा। इतना आप याद कर लो, ये होता है आपके कोण अर्धक युग्म का समीकरण। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है जिसका आंसर माइनस पी क्यू आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी में बार बार पूछा जाता है उसका आंसर आपका माइनस का पी क्यू आता है। जब मैं आपको पी वाई क्यूज कराऊंगा तो मैं आपको वहां पर ये सारे क्वेश्चन लिखा के दिखाऊंगा कि कैसे आप विद इन सेकेंड आंसर लेके आते हैं माइनस पी क्यू, वो भी किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। आपको वीडियो अच्छी नहीं लगते, चीजें समझ में नहीं आती। अगर आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, साथ ही साथ अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुप में से शेयर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करें, उससे भागे नहीं। ठीक है, तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, आपने कोण अर्धक युग्म का समीकरण पढ़ा, जो जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछा गया है, इसका एक क्वेश्चन माइनस पी क्यू करके भी आता है। और कुछ एक चीजों के नाम बदल के आपसे पूछा गया है, वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है ना, कुछ एक चीजों के आपके नाम बदल दिए गए हैं। मैंने आपको बताया है इन लोगों को ऐसा रहता है कि नाम चेंज करके पूछो। जैसे बच्चे ने अगर ना सुना हो तो उसको ऐसा लगे कुछ नया मिल गया, और फिर क्या करेंगे, वो आए तो स्किप कर देंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो पैरेलल के आप एक चीज और बोल सकते हो पैरेलल को कि आप कनकुरेंट बोल दो। ठीक है, आप कनकुरेंट बोल दो। कनकुरेंट ना बोल दो तो हिंदी में बोल देंगे क्या कि भाई आप संपाती बोल दो, तब भी मीनिंग मेरा वही है। इन सब के मीनिंग वही है कि टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल या फिर टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन। ठीक है ना, कि भाई दो लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर मतलब पैरेलल है, तो या समांतर बोलो, पैरेलल बोलो, संपाती बोलो, कनकुरेंट बोलो, समरेख बोलो, एक ही बात है, याद रखिएगा। ठीक है, सनरेख मतलब कोलिनियर आ जाता है, लेकिन कोलिनियर का टॉपिक थोड़ा सा अलग रहता है। लेकिन अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आप जाएंगे तो आप इसको सनरेख बोल सकते हैं, मतलब रेखाएं एक ही लाइन में है। ठीक है, पैरेलल तो वो तब भी रहेंगी। ऐसे ही परपेंडिकुलर को आपने देखा होगा, एक नया नाम लेकर आए हैं ये लोग, और ये बोला करते हैं इसको कभी कभी ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल भी कुछ और नहीं बल्कि थीटा की वैल्यू क्या है, वही थीटा की वैल्यू
90 डिग्री परपेंडिकुलर लंबवत है, बस इतना ही। ये आपसे शब्दों का हेर फेर है, आपके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ है। अगर आपने चीजें पहली बार समझी होंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीजें पहली बार हमको मिली, पर ये कुछ और नहीं है बल्कि इनका नाम का रूपांतरण है। ठीक है ना, नाम चेंज करा और कुछ एक नया बना दिया। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जितना आपसे पूछा जाया करता था वो आपको मैं सारा लिखा चुका हूं। ठीक है, तो याद रखना सारा आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट इतना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, कितनी बार आपसे बोलना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।